हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं इंडिया समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर की बात करेंगे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर हमारे जो चला था पेपर फर्स्ट के तहत थर्मोडायनेमिक्स, जिसके अंतर्गत हम जो आज पढ़ने वाले हमारे जो टॉपिक है वो है एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है उनके बारे में चर्चा करेंगे कि हम ऐसे प्रक्रम के बारे में बात करने वाले हैं ऊष्माधारिता के दौरान। हम ऐसे प्रक्रम की बात करेंगे जहाँ पर दाब क्या होता हो स्थिर, दाब स्थिर होगा और एक अन्य ऊष्मागतिकीय फलन देखेंगे जिसको हम क्या करेंगे एच के द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं। वही क्या कहलाती है हमारे पास एंथैल्पी, पूर्ण ऊष्मा या अंतर्निहित ऊष्मा कहलाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई प्रक्रम है, उस प्रक्रम के दौरान हम दाब को क्या ले लेते हैं, जीरो ले लेते हैं। इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं वो देखते हैं। एच के द्वारा प्रदर्शित करेंगे उसको, ठीक है, उसको लेते हैं ई और क्या लेंगे उसको पीवी। ठीक है, दोनों तरफ आप क्या करोगे, डेल से उसका गुणा कर दोगे, डेल लगा देते हैं दोनों तरफ। डेल लगाने पर कैसे होगा, डेल एच अपॉन डेल ई, इस पर भी लगा दीजिए पी। और ये थोड़ा आगे हल होगा, किस प्रकार से देखते हैं। एच ई पी एक बार के लिए v के साथ, एक बार v कांस्टेंट और एक बार p के साथ, इस प्रकार से। ठीक है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, जो आंतरिक ऊर्जा है या E बराबर उसको क्या होता है वो Q माइनस डब्ल्यू होता है। क्या होता है वो Q माइनस डब्ल्यू होगा। जहां पर अगर आप W की बात करते हैं, W होता है हमारे पास PV, क्या हो जाता है PV हो जाता है। ठीक है, और आगे अगर बात करोगे ना, स्थिर दाब की बात कर रहे हो आप, किसकी बात करोगे, स्थिर दाब की बात करते हैं, तो यहाँ पर वी पी बराबर क्या हो जाता है जीरो, पी बराबर जीरो होने वाला है क्योंकि स्थिर दाब है यहाँ पर। अगर इसके अंदर आप वैल्यू पुट करोगे ना, ए बराबर क्यू पी वी, तो आपको पता है यहाँ पर पी तो जीरो है, तो सिर्फ केवल क्या बचता है, क्यू बच जाता है। अगर इसको लिए इसको क्या बोलते हैं हम, क्यू पी कहेंगे। जहाँ वहाँ पर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसको स्थिर आयतन के बाद इसको क्यू वी से दर्शा रहे, तो इसको क्या दर्शाएंगे हम, क्यू पी के द्वारा दर्शाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी देखते हैं ना, यहाँ पर भी देखिए स्थिर दाब की अगर बात कर रहे हो तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पी की वैल्यू जीरो आ जाती है। इधर पी की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो इसको हल कर लेते हैं और इसकी वैल्यू जीरो आने वाली है। क्या बचता है, क्या हमारे पास डेल्टा एच बराबर डेल ई बच जाता है, क्योंकि लिख लेना, चूंकि P इक्वल टू जीरो और डेल P इक्वल भी क्या है यहाँ पर जीरो। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं। इसको जब हल करेंगे आप तो ये दो बातें निकलती। पहले इसकी बात कर लेते हैं। जब आप इसकी बात करेंगे ना, यहाँ पर इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, जो अगर हम बात करेंगे ना, कोई प्रक्रम है और उसके अंदर दाब स्थिर है, दाब क्या है, स्थिर होता है, तो वहां पर एंथैल्पी, ऊष्मागतिकी की एंथैल्पी व आंतरिक ऊर्जा उसका मान क्या होता है, लगभग समान प्राप्त होता है। क्या होता है, अगर दाब नियत हो डेल्टा एच, डेल्टा ई का मान क्या होता है, लगभग मान लगभग क्या होता है, समान होता है। अगर लगभग मान क्या होता है, इसका समान प्राप्त होता है। अब मान रख देते, समीकरण 1 व 2 से लिखोगे तो डेल्टा एच बराबर हमारे पास क्या आ जाता है, क्यू पी आ जाता है। मतलब अगर हम बात करेंगे ना, ऊष्मा में परिवर्तन या एंथैल्पी में जो परिवर्तन है दी गई ऊष्मा के बराबर होता है, या जो एंथैल्पी होती है वो ऊष्मा में परिवर्तन के बराबर क्या हो जाती है, हमें एंथैल्पी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो द्रव अगर ठोस की आप बात करो, किसकी बात करें हो, द्रव व ठोस की, उसके अंतर्गत क्या होता है, आयतन में परिवर्तन नगण्य होता है। आयतन में परिवर्तन क्या होता है, नगण्य।
क्या होता है, नगण्य होता है। और इस स्थिति में हम क्या मान लेते हैं, जो एंथैल्पी है और जो हमारे पास ऊर्जा है उसको बराबर मान लेते हैं। ठीक है, अगर परंतु ये बात गैसों के लिए लागू नहीं होती। किसके लिए लागू होती है, गैसों के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर आयतन पर्याप्त, उसको नगण्य नहीं मान सकते हैं। अगर मैं बात करूँ कोई Na मोल है, उसके लिए आयतन में परिवर्तन A है, Va है। और कोई Nb मोनो की अगर मैं बात करूँ, उसमें आयतन परिवर्तन Vb है। तो अगर अलग अलग लिए मैं क्या ज्ञात करूँगा, आदर्श गैसों के द्वारा इसको ज्ञात करूँगा। आदर्श गैस के समीकरण से क्या होती है, PV इक्वल टू RT nRT। nRT होता है, मान रख दीजिए इसके अंतर्गत P का तो मान P है, पहले हम A के लिए ज्ञात करते हैं VA, फिर हम ज्ञात कर लेते हैं NA और RT। ठीक है, इसी प्रकार से B के लिए भी ज्ञात कर लीजिए PVB NB और RT। ठीक है, समीकरण 2 से 1 को घटा दीजिए तो हमें क्या मिलता है, PB VB माइनस आ जाता है VA। ठीक है, RT के बात करोगे आप NB माइनस NA। ये परिवर्तन के तरीके को मैं मान लेता हूँ DV के द्वारा, और RT बराबर इसको मान लीजिए आप डेल N के द्वारा। PdV क्या बात करोगे, हमारे पास मान आ जाता है PdV का, क्या मान आ जाता है हमारे पास, आएगा मान इसका, रख दीजिए यहाँ पर। देखो समीकरण नंबर इसको दे दीजिए आप, 1 व 2 तो दे दीजिए, इसको 3 व 4 दे दीजिए, 3 व 4। ठीक है, और इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 5। ये रही हमारे पास समीकरण नंबर 5, और यहाँ पर हमारे पास आ जाती है समीकरण नंबर 6। 6 व 5 से देखिए, मान रख दीजिए, PdV का मान रख देते हैं यहाँ पर। क्या आ जाता है हमारे पास, RT डेल्टा N, ये किसके लिए, हमारे पास गैसों के लिए लागू होता है। अगर आप द्रव ठोसों की बात करोगे, उसमें आयतन में परिवर्तन नगण्य माना जाता है। इसके कारण जो उसकी एंथैल्पी है आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। परंतु जब आप गैसों की बात करोगे, उसमें आयतन में परिवर्तन उसको नगण्य नहीं माना जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, हमारे पास जो एंथैल्पी होती है वो कुछ इस प्रकार से गैसों के लिए होगी। जो हम आज बात करेंगे वाष्पीकरण की एंथैल्पी, तथा हम गलन की क्या करेंगे, एंथैल्पी के बारे में बात करने वाले हैं। वाष्पीकरण की एंथैल्पी क्या होती है, जब द्रव जो लिक्विड है उसको जब वाष्प के अंदर जब बदला जाता है ना, तब उसके दौरान जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसको क्या कहेंगे, हम वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से होगा। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, पहले द्रव को वाष्प के अंदर, फिर वाष्प को द्रव के अंदर हम बदलते हैं और देखते हैं एंथैल्पी में किस प्रकार की वृद्धि होती है, धनात्मक वृद्धि होगी या ऋणात्मक वृद्धि होती है। आपको पता होगा इस प्रकार से होता है, एक परिपार्श्विक होता है, एक क्या होता है, तंत्र। और जो हम बात करेंगे ना, वो तंत्र को आधार मानकर ही बात करने वाले हैं। किसको आधार मानकर, तंत्र को आधार मानकर बात करने वाले हैं। ये मान लीजिए कोई तंत्र है, अर्थात कोई जल का पात्र है, और मुझे उसको क्या कराना है, उसको भाप के अंदर परिवर्तन करना है। तो मुझे क्या करना है, उसको ऊष्मा देनी होगी। ठीक है, क्या होगी, उसको ऊष्मा देनी होगी। तो ये क्या करता है, परिपार्श्विक से ऊष्मा को ग्रहण करता है। ऊष्मा का इसने क्या किया, ग्रहण। जब ये ऊष्मा का ग्रहण करता है ना, तो इसके एंथैल्पी में होती है वृद्धि। एंथैल्पी में क्या होती है, वृद्धि होती है। कैसे, एक एग्जाम्पल रूप में समझ लेते हैं। हम बात करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर हमने 1 मोल जल का अणु लिया है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये रहा H2, और ये जो लिक्विड है वो क्या हो जाता है, सॉलिड के अंदर वाष्प के अंदर चेंज होता है, गैस के अंदर। और एंथैल्पी में जो वृद्धि होगी डेल्टा H, वो होती है पॉजिटिव। कितनी होगी, 43.93 के HV के रूप में, जूल। ठीक है,
ये तो हमने भाप के अंदर बदल दी, पर अगर भाप को अगर वापस द्रव के अंदर लिक्विड के अंदर बदलना, वो कैसे बदलोगे? जब आप लिक्विड के अंदर बदल देते हैं ना, तो तंत्र क्या देता है? परिपार्श्विक ऊष्मा देता है। तंत्र क्या देगा? परिपार्श्विक ऊष्मा देता है, या अर्थात ऊष्मा का त्याग। त्याग कह सकते हो ऊष्मा का केवल, ठीक है, त्यागता है, ऊष्मा को फ्री करता है। जिससे क्या होता है, जो द्रव है ना, द्रव के जो वाष्प के जो अणु वो कितने संघनित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? संघनित। और वो किस में चेंज हो जाते हैं? किस में चेंज? वो चेंज हो जाते हैं हमारे पास द्रव के अंदर, लिक्विड के अंदर हो जाते हैं। जैसे अगर बात करोगे कोई यानी 25 डिग्री सेल्सियस 1 मोल गैस के जल के अणु की अगर बात करोगे, ये कोई जल का अणु जो गैस के रूप में है, ठीक है, और ये किस में बदल गया है? लिक्विड के अंदर। इस समय एंथैल्पी में परिवर्तन क्या होगा? डेल्टा एच वी माइनस का होगा। एंथैल्पी परिवर्तन क्या होगा? माइनस का होता है। अब दोनों के अंदर देखिए आप, जो एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है ना, आंकिक मान तो समान है इसमें, परंतु चिन्ह हो रहा है ना, धनात्मक विपरीत है। अगर एंथैल्पी में या तो वृद्धि हो या कमी हो, ये जो एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है, यही कहलाता है हमारे पास वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाता है। क्या हो? अगर एंथैल्पी में परिवर्तन या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, या एंथैल्पी परिवर्तन या तो ऋणात्मक हो या धनात्मक हो, वह क्या कहलाती है? वाष्पीकरण की एंथैल्पी। वाष्पीकरण की एंथैल्पी। देखिए हम जो बात करेंगे वो गलन की एंथैल्पी की बात करते हैं। सेमी होने वाला कुछ खास नहीं होगा, परंतु इसके अंदर क्या होगा, जो जल का अणु है ना, वो ठोस से गलित अर्थात द्रव के अंदर, द्रव ठोस के अंदर परिवर्तित होता है। इसके अनुसार ही देखते हैं सेम होने वाली प्रक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, देखिए उसमें ग्रहण की है, तो इसको एक अच्छे शब्द को लिख सकते हो, अवशोषित करता है। अवशोषित करेगा। सेम प्रक्रिया होगी, एंथैल्पी के अंदर भी वृद्धि होने वाली है। यहाँ पर डेल्टा एच वी के अंदर भी क्या होगी? वृद्धि होगी, ठीक है। परंतु जब वो त्याग करता है तब क्या होता है? एंथैल्पी के अंदर कमी होती है। वृद्धि होगी वो धनात्मक, कमी ऋणात्मक होती है। समझते हैं उदाहरण के रूप में, अगर जल है, अणु है, जल का अणु, वो सॉलिड के अंदर है और चेंज किसमें होता है? लिक्विड के अंदर चेंज होता है, तो उसकी जो एंथैल्पी है कितनी होगी? वो होती है 6.023 किलो जूल, ठीक है, डेल्टा एच वी। परंतु जब कोई लिक्विड ठोस के अंदर चेंज होने वाला है, सॉलिड के अंदर चेंज होगा, तब उसकी एंथैल्पी ऋणात्मक 6.03 किलो जूल होती है। या तो क्या हो, एंथैल्पी के अंदर परिवर्तन धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उस समय जब हम एंथैल्पी निकालते हैं तो कहलाती है गलनांक की एंथैल्पी कहलाती है। इस प्रकार से ये क्या होगी? हमारे वाष्पीकरण की एंथैल्पी और गलनांक, दोनों में जो बात याद रखने योग्य है वो बात बस यही है कि अगर आप दो एंथैल्पी में परिवर्तन या धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उस समय या तो वाष्पीकरण की या गलनांक की एंथैल्पी दिखाएं, वो कहलाती है वाष्पीकरण की एंथैल्पी कहलाती है। या गलनांक के लिए पूछा गया तो गलनांक की एंथैल्पी कहलाती है। अब देखिए हम जो आगे बात करने वाले हैं, बात करेंगे स्थिर दाब पर परिवर्तन की बात करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे हम? देखिए जब हम दाब को स्थिर करेंगे ना, दाब को स्थिर कर देते हैं, और दाब को स्थिर करके उसमें परिवर्तन कराने के लिए हम ऐसे सिलेंडर का प्रयोग करेंगे जिसके अंतर्गत क्या हो, स्वतंत्र रूप से क्या हो, गति कर सके, ठीक है। क्या करेंगे? इस प्रकार के सिलेंडर लेते हैं हम, इस प्रकार से, ठीक है, और इसके अंदर ये पिस्टन लेते हैं जो क्या हो, स्वतंत्र पूर्वक गति कर सके, ठीक है। और इसके द्वारा आपको पता है, इसके द्वारा आपको एक फोर्स यहाँ पर भी लगता है, ग्रेविटी फोर्स लगेगा, और एक यहाँ पर भी लगेगा, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इस पर फोर्स लगते हैं,
ठीक है, ये मैंने मान लिया, इसको लगता है पी और ये लगता है पी ओ पी। ठीक है, और जब तक गति करते रहेंगे तब तक कि जो P का जो वैल्यू है ना वो पी ओ पी के बराबर ना हो जाए। किसके बराबर ना हो जाए? P का जो वैल्यू है ना पी ओ पी के बराबर ना हो जाए, तब तक ये गति करते रहेंगे। इसके अंदर जो ताप है वो T और आयतन V है। और इसकी जो साम्य की जो आप पहचान है, साम्य कब ज्ञात कर सकते हो? रखे हुए वजन के आधार पर। साम्य की स्थिति आप रखे गए वजन के आधार पर ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, और जब भी P व P और 0 का मान जब बराबर हो जाएगा, ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन ये अपने आप स्थिर हो जाएगी। जो आपको पिस्टन दिखाई दे रही है यहाँ पर अपने आप स्थिर हो जाएगी। कब होगी? जब P और 0 का मान बराबर हो जाता है। माना P और P 0 का मान बराबर हो रहा है तो उसमें गति की प्रथम नियम लगाते हैं। क्या नियम था हमारे पास? वो था हमारे पास E डेल E बराबर Q और W। ठीक है, ये हमारा उष्मागति का प्रथम नियम था। आंतरिक ऊर्जा को हम E व U के द्वारा दोनों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। W का मान की जगह हम P इक्वल टू डी V भी रख सकते हो। ठीक है, रख देते हैं मान P और dV। ठीक है, अब हम देखते हैं परिवर्तन को, देखते हैं यहाँ पर 2 से ये 1 से लेकर 2, यहाँ पर आयतन में जो परिवर्तन होगा वो हो रहा माना V1 से V2 के। ठीक है, और इसको भी हम कर लेते हैं 1 से 2, और इसको एक बार के लिए स्थिर दाब के लिए ज्ञात करें तो QP। जब इसको हल करते हैं तो हमारे पास आता है हमारे पास E2 माइनस E1। स्थिर दाब के लिए इसका मान सिर्फ केवल QP आ जाता है, जबकि इसका मान क्या आ जाता है? आएगा P बाहर आ जाता है V2 माइनस V1। ठीक है, इसका 1 से 0 कर लीजिए बार के लिए। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा और आगे हल करें तो इनको एक बार के लिए साथ लिख लेते हैं। किस प्रकार साथ लिखें देखते हैं। पद को यहाँ पर लेके आ जाता है, जैसे कैसे U2 E1 प्लस, ये आते ही सारा प्लस हो जाता है इधर V2 माइनस V1 और QP। ये कुछ इस प्रकार से होगा। और ये रखती, ठीक है, प्लस वाले के चिन्ह के वाले साथ को एक बार साथ में लिख लेते हैं P V2, तो माइनस वाले को बाहर लिख लेते हैं। और ये हमारे पास कैसे मिलेगा? हमारे पास E1 प्लस P V1 और QP। ये होता है हमारे पास H बराबर क्या होता है? H बराबर होता है E और PV। तो यहाँ पर मान रख दीजिए। देखिए P केवल आपको P दिखाई दे रहा है ना, तो P को भी व्यंजक रूप में बदल देते हैं। P को भी हम P1 P2 के रूप में चेंज कर देंगे। पहले कर दीजिए P2 V2 E1 P1 V1 और QP। मान रख दोगे तब हमारे पास आ जाता है H2 माइनस H1 QP, और ये हमारे पास आ जाता है डेल्टा H और QP। अर्थात जब आप परिपार्श्विक द्वारा कोई तंत्र उष्मा को ग्रहण करता है तो ग्रहण की गई उष्मा एंथैल्पी परिवर्तन के बराबर होती है। लिख लेते हैं, जब स्टार लिख रहे परिपार्श्विक के द्वारा ग्रहण की गई उष्मा एंथैल्पी परिवर्तन बराबर होती है। अब देखिए हमने इसको किस प्रकार से लिखा है? इस प्रकार से लिखा है E2 माइनस E1। समीकरण नंबर इसको एक बार के लिए 1 दे देते हैं। अगर इसको थोड़ा देखोगे ना तो E के अंदर परिवर्तन कितना हो रहा है? डेल E समीकरण 1 से डेल E हो रहा है। वहां पर देखिए जी P आ रहा है P, और क्या आ जाता है D डेल V इक्वल टू क्या आता है QP।
ठीक है। और अगर हमें इसके मान ज्ञात, अब देखिए हमें अगर किसी की आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, एनर्जी ज्ञात करनी है, तो हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम एंथैल्पी परिवर्तन के दौरान जितना भी एंथैल्पी परिवर्तन होता है उसके द्वारा ऊष्मा ज्ञात कर सकते हो कितनी ग्रहण की गई, और आयतन परिवर्तन कितना हुआ है तंत्र के अंदर, उसके इन दोनों का मान ज्ञात करके आप किसका ज्ञात कर सकते हो, आंतरिक ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हो। पहला तो ये डेल ई का मान एंथैल्पी परिवर्तन के द्वारा ग्रहण की गई ऊष्मा तथा आयतन परिवर्तन के द्वारा डेल ई का मान ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात मान इसका कर सकते हैं। हम क्या कर लेते हैं, एंथैल्पी को फंक्शन मान लेते हैं किसका, दाब व ताप का, आपका इसका फंक्शन मान लेते हैं। इसको थोड़ा हल करते हैं, यह आ जाता है हमारे पास डेल एच, इसका हमें आंशिक अवकलन करना है, क्या आएगा डेल एच अपॉन डेल पी डीपी स्थिर आयतन पर प्लस डेल एच अपॉन डेल टी स्थिर दाब पर डेल्टा टी। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब जो हमें पता है दाब का मान क्या है, यहाँ पर स्थिर है, दाब क्या है यहाँ पर स्थिर, तो दाब स्थिर है तो डीपी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, हमारे पास आता है डेल एच, क्या आ जाएगा डेल एच अपॉन डेल टी और पी और डेल टी। अगर हमने जो प्रीवियस जो समीकरण अंदर हमने वैल्यू निकाल दी, डेल एच का वैल्यू हमारे पास मिला था, हमारे पास क्या क्यू वी, दाब के लिए याद करें तो हमारे पास आ जाता है क्यू पी। ठीक है, स्थिर दाब की बात करें, और इसके अंदर हम क्या बात करेंगे, अति सूक्ष्म रूप के लिए, अति सूक्ष्म रूप की बात करेंगे, सूक्ष्म रूप के लिए ये क्या आ जाता है हमारे पास, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं क्यू पी डेल एच अपॉन डेल टी और पी और डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टी को उसके नीचे भेज देंगे, इसके क्यू पी के, यहाँ बचता है डेल एच अपॉन डेल टी और ये बचता है पी। ये हमारे पास क्या होता है, क्यू पी इक्वल टू डेल्टा टी, ये होता है सी पी, क्या हो जाता है सी पी। ये वापस हमारे पास क्या होता है, विशिष्ट गुणांक के रूप में प्राप्त हमें हो गया। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, क्या आ गया, सी पी इक्वल टू हमारे पास आ जाता है डेल्टा एच डेल्टा टी और पी। इसको इधर भेज देते हैं, ये क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाएगा डेल्टा टी और डेल्टा एच। ठीक है, अब हम वापस क्या करते हैं, इनको अगर हम इनका समाकलन लेंगे, समाकलन कैसे लेते हैं, T1 से T2 के रूप में लेते हैं, और इसका भी लोगे तब ये क्या होगा, हमें वृत्त रूप में प्राप्त हो जाएगा, बड़े रूप में, तो इसको हम डेल्टा एच के रूप में प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इसको किस रूप में लिखेंगे, CP T1 माइनस T2 और डेल टी। ठीक है, और परिभाषित करें, इसको लिखा था CP, उसको लिखा जाता है डेल टी और यहाँ पर आ जाता है डेल एच। आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।